अब हॉस्पिटल्स का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप खुद देख लें जी। नाउ आईटी हार्डवेयर इज मोस्टली स्मॉल कैप, विदाउट अ फोन आप कुछ नहीं कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही देख लें, सारे स्मॉल कैप्स हैं जी। आउट ऑफ द 127 बेसिक इंडस्ट्रीज एज पर एम्फी क्लासिफिकेशन ऑन निफ्टी 500, 97 आर कवर्ड इन स्मॉल कैप्स। जी। मैं ये मानता हूँ कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग टू मिड एंड स्मॉल। Mid-and तो जो 70-30 पहले था उसको बीच में हम लोग 60-40 किए। आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स ये 50-50 50-50 हो जाएगा। मोहंती सर, SWP के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनेंगे? डेट फंड की तरफ जाएं या हाइब्रिड की तरफ? तो SWP आप किस में करेंगे? जब मैं इक्विटी से ही करूँगा। उस वक्त लोग जुड़ जाते हैं, NFO ही था ना वो भी, तो ऐसा नहीं था कि उसके पहले लार्ज एंड मिड कैप नहीं थे बाजार में। सिंस इंसेप्शन कैगर 20%। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अभी आपने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि मत डालो NFO में पैसे। हाल ही में हमने मिरर एसेट इंडिया के वाइस चेयरमैन एंड CEO स्वरूप मोहंती सर से बात की। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो हम उसको 2 हिस्से में करके आपके सामने पेश करेंगे। जो आज का हिस्सा है वो पहला हिस्सा है, बस यही आपको बताना था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। मेरे साथ जो यहाँ शख्स बैठे हैं इनको ज़्यादा किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नाम है इनका स्वरूप मोहंती जी और ये हैं वाइस चेयरमैन एंड CEO मिरर एसेट इंडिया। सर, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके काम के बारे में हम सब जानते हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो आज हम इनसे क्या बात करेंगे? आज हम आपके जो सवाल है उनके तो जवाब लेंगे ही, इसके अलावा बाज़ार में ये साल क्या होने वाला है, किस सेक्टर पर इनकी राय कैसी बन रही है, और इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, क्या बदलाव किए हैं पिछले 2-3-4 सालों में, क्यों बदलाव किए हैं। आपको निवेशक के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी पूरी बातचीत से। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और सीधे सवाल जवाब का सिलसिला। सर, सेंसेक्स निफ्टी डाउन अच्छा खासा, लोग SIP बंद कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। क्या 2025 मोटे तौर पर ऐसे ही रहने वाला है? देखिए, 2025 से पहले थोड़ा 2024 के और जाएं। 2-3 साल या लास्ट के 8-10 साल मार्केट एक तरफा कुछ चला था, जिसमें शायद लोगों का एक मन बन गया था कि मार्केट ऐसा है। बट ये इक्विटी एसेट क्लास के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है और जब रिस्क अनफोल्ड करता है तो शायद बाजार का रुख ही चेंज हो जाता है। उसके पीछे 2-3 कारण थे। आई थिंक एक पोस्ट कोविड इंडिया का एक ग्रोथ एक तरफा चला था, कंज्यूमर ग्रोथ प्लस जो गवर्नमेंट का केपेक्स था, जो गवर्नमेंट का खर्चा रहता है टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर और वट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक तरफा था। एंड मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक ग्रोथ ऑफ कंपनीज भी एक तरफा चला था। नाउ व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ 2024, अगर आप देखें गवर्नमेंट केपेक्स थोड़ा ढीला पड़ा। राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि 3 साल एक तरफा केपेक्स था। अर्बन स्लो डाउन थोड़ा हो गया। ये भी आप गलत नहीं कह सकते हो कि 4 साल का कर्बन एक तरफा चल रहा था। एज अ रिजल्ट जो सरप्राइज हमें आया, कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सरप्राइज देखने को मिला, विच द मार्केट हैड नॉट एंटिसिपेटेड, एंड द बिगर प्रॉब्लम वाज GDP फॉलिंग टू 5.4, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। अगर आप बड़े सिनेरियो में देखते हैं, दुनिया की कौन सी इकॉनमी 5.5 या 6% के उस पर से ग्रो कर रही है? स्वाति, अनइमोशनली देखें तो जो आप कह रहे हैं एकदम सही। 5.5 ग्रोथ आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप बाकी कंट्रीज 1-2% ग्रो कर रहे हैं, बट जो 6.5-7 की का बात हो रहा था और 5.5 आए, तो शायद मार्केट ये सब एक साथ जब आया तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया। एंड उसके बाद एक बड़ा इवेंट जो अननोन था, US इलेक्शन, वो अननोन हो गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रम्प। ना अगर आप ग्लोबली देखें, आजकल जो लीडर्स बन रहे हैं, बहुत अलग लीडर्स बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स बन रहे हैं और उनके स्टाइल के हिसाब से ही इकोनॉमी डेवलप हो रहे हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रम्प इकोनॉमी इज कम्स विद अनसर्टेनिटी, वो हमें पता है। बट कुछ हद तक सिंस इट बिकेम सर्टेन, people are not selling India, people are buying US, कुछ पैसा निकल गया, तो ये आता है जाने के लिए। बट ये सब एक साथ जब होता है तो एक इम्पैक्ट आता है बाजार में, जो इम्पैक्ट अभी दिखने लगा है। मैं तो ये इम्पैक्ट को बहुत वेलकम मानता हूँ, क्योंकि जब ये करेक्शन चालू होता है तो एज ए निवेशक मैं ना बाजार का बॉटम हमेशा जानना चाहता हूँ कि कहाँ जाके रुकेगा ये मार्केट। एंड अभी जो बाजार बन गया है, हमारा व्यू है कि ये रीजनेबल बन गया, एक्सपेंसिव नहीं रहा। लास्ट ईयर तक रेगुलेटर तक एक्सपेंसिव बता रहे थे, अभी वो रीजनेबल बन गया है, डेफिनेटली बेटर देन लास्ट ईयर। एंड बिकॉज ट्रम्प हैज नाउ कम,
एक रेट कट की जो गुंजाइश थी वो रियलिटी में बदल रही है. सो डेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, वेरी बैक इन फ्लेवर. एंड ग्लोबल की जो टर्मोइल है वो चल रही है, इसलिए सोवरेन बाइंग ऑन गोल्ड भी रहेगा. जी, ओके. ऑल 3 एसेट क्लासेस निवेशक के तरफ से अच्छे लगे ऐसा बहुत कम टाइम होता है. इसलिए निवेशक के तरफ से ये बहुत अच्छा साल ऑफ एसेट एलोकेशन रहेगा. ओके. जो ये साल एक्यूमुलेट कर ले ऑल एसेट क्लासेस, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो बीइंग स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. ओके. नहीं तो बाजार एक तरफा आप ऊपर के ही भाव लेते हो, आप ऊपर के ही एनएवी लेते हो. और जो आप एसआईपी की बात कर रहे हैं वो सुन के बहुत दुख लगा, बिकॉज ये बाजार तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए ही बन रहा है. right. एक जो हम कहते हैं जे कर्व, और जे कर्व के बॉटम में आप जितना एक्यूमुलेट करेंगे उतना आपका अपसाइड में वेल्थ बनेगा. अगर आपका ये राय है कि इंडिया वापस नहीं आएगा, आप बेशक रिडीम कर दें या एसआईपी बंद कर दें. और आपको पता है कि कल बाजार ऊपर जाएगा और आज निवेश कर लें तो बेशक कर लें. बट ये एक जो टाइम मिल रहा है इसको आप ना छोड़ें. ये मेरा राय है. आप एक बात, हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई थी और आपने कहा था सर कि अगर अगले 10 साल जो है इंडिया के वो बहुत अहम है, जो पैसे बनेंगे अगले 10 साल के में बनेंगे. जी. ये सिर्फ 10 साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जब निवेश करते हैं तो हम बोलते हैं 15, 20, 25 साल, राइट? तो अगर आप जब कहते हैं कि सिर्फ 10 साल ही पैसे बनेंगे और उसके बाद कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे, एक निवेशक इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताएं. देखिए 10 बेस्ट साल है. अच्छा. ओके. इंडिया का एक तरफा ग्रोथ है, आप मान करके चलें. अगर 6.5-7% की ग्रोथ हम बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो आंकड़े बन रहे हैं और जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सर्विस टू मैन्युफैक्चरिंग चाहिए था, वो भी एक अच्छा बेस बना रहा है. ओवर द लास्ट 5, 10, 15 ईयर्स जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की बनी है, रोड्स, एयरपोर्ट्स या कुछ भी ले लें, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट कोविड, सब कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म में ला के रखा है कि ग्रोथ यहाँ से एक स्वाभाविक है. ओके. बट इसके साथ कुछ रिस्क्स भी धीरे धीरे बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे. लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, बट आप ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो हमारी डेमोग्राफी है वो यंग भी है और धीरे धीरे एजेड भी बन रही है. बाय 2035 नियरली 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बिकम ओल्ड, नॉन एम्प्लॉयबल, 65 के ऊपर. अभी वो 10% है. अब आज के डेट में इंडिया इज फीडिंग 80 करोड़ पीपल डेली. तो 2035 में आप ही सोच लें वो 80 करोड़ होगा या 100 करोड़. Choice is yours. Secondly, unemployment is 8%. Please understand, US is raising a risk flag at 4%. 8% of our big population is a lot. इसको अगर टैकल ना किया जाए तो वो कहते हैं ना, क्या whatever mind is devil's workshop, वो बनता है. And third most important part ये डेमोग्राफी का is 35% of our manpower is malnutrition. तो अगर हम हेल्थ केयर पे फोकस ना करें, इनको एजुकेट ना करें, जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए वो एजुकेशन से ही होती है. तो इसको अगर ठीक से ना संवारें तो 10 साल के बाद ये इम्पैक्ट आने लगे. इसलिए मैं ये मानता हूँ ये गोल्डन डिकेड डेफिनेटली है, बट ये बेस्ट 10 ईयर्स हैं. तो मैं तो अपने आप को यही बोल के रखा हूँ कि जितने भी मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं ये 10 साल में ही निपटाऊंगा, 11वां साल तक रखूंगा ही नहीं. और आपने कहीं लिखा भी है कि लिंक्डइन पोस्ट पे आपके, सॉरी मैं आपको हर जगह काइंड ऑफ स्टॉक करती हूँ तो अब करना पड़ता है सर, आपकी राय समझने के लिए कि आप कब क्या कहाँ कह रहे हैं ये जानना पड़ता है. तो इसके लिए आप कहाँ देखेंगे? आपके इंटरव्यू सुन लो, आपका ट्विटर को फॉलो करो. आपने लिखा था कि बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ 2025 विल बी इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन लास्ट 1 or 2 years ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस. देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्लाइड आया था, कार्ल रिचर्ड्स जो बहुत अच्छे लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न. एनएवी बन रही हैं, इन्वेस्टर वो एनएवी पूरा अपने पोर्टफोलियो में महसूस नहीं कर पा रहे हैं. अब कोई भी वेबसाइट उठा लो, कोई भी कहीं पे भी ले लो, बेस्ट फंड टू इन्वेस्ट लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस दिखाएंगे. फिर आप थोड़ा भी एनालाइज करें ना, वो 1 ईयर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर नहीं होता है क्योंकि बाजार साइक्लिकल हो जाता है. तो आप सोचें एज अ निवेशक, आपने लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस देखा और आपने एक फंड लिया. नेक्स्ट ईयर वो फंड परफॉर्मेंस सपोज नहीं दोहराया तो आप मायूस बनते हैं. फिर बोलते हैं कि नहीं इसको रिडीम करके मैं कहाँ जाऊँ, फिर से चेक करते हैं वो लास्ट ईयर 1 ईयर दिखाता है. तो मोस्टली यू इन्वेस्ट आफ्टर द फंड हैज परफॉर्म्ड. वो जो 1 ईयर का परफॉर्मेंस है, जो
तब इन्वेस्टेड थे उनका रिटर्न है, आपका नहीं है। थीम्स एंड द सेक्टर्स दैट हैड रन फ्रॉम 2023 और 24 माई गेट चेंज इन 2025। इसलिए जो पोजीशंस थे इन द मार्केट वो बदलेंगे। तो इसलिए शायद जो पोजीशन वाले पोर्टफोलियो 2023-24 में चले थे वो ऑलरेडी दिखने लगे हैं, वो शायद चेंज हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट, यही पर टोक रही हूँ, जी, कौन से चल चुके थे और अब कहाँ वो शिफ्ट हो रहा है? जैसे हमने बात किया था, गवर्नमेंट केपेक्स पे काफ़ी कुछ चला था, PSUs चले थे, डिफेंस चला था, बिकॉज एक बजट में कुछ एक बहुत बड़ा एलोकेशन गया था डिफेंस को, तो बेस्ड ऑन दैट कुछ चले थे, राइट। पावर चला था, हाँ। नाउ केपेक्स नहीं रहने से वो बदलेगा। ओके। प्राइवेट बैंक्स जो चले ही नहीं थे इतने दिन से, बहुत अच्छे बैंक्स मिल रहे थे बहुत अच्छे भाव में, हमारे हिसाब से वो शायद चलेंगे। एंड फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव प्लीज अंडरस्टैंड 37% ऑफ निफ्टी 50 इज बैंकिंग। तो ये साल शायद बैंकिंग और कुछ चलने लगे भी हैं। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज वो सब जो अंडरलाइन कुछ थीम्स जो बहुत बेधड़क चले थे वो शायद चेंज होके जो कोर बोरिंग थीम्स हैं, हेल्थ केयर, कंजम्पशन टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, बैंकिंग, जो हमारे इकोनॉमी के अहम पिलर हैं, बट देखा जाए तो डेफिनेटली बोरिंग ओवर से समथिंग डिफेंस, वो शायद चलेंगे। इट्स गुड टू कम बैक टू योर कोर सेक्टर्स, एंड इसमें जो एलोकेट ठीक से करेंगे शायद ये साल रिटर्न नहीं आएगा, अगले साल से, और व्हेन दिस सेक्टर स्टार्ट मूविंग वो अपने पोर्टफोलियो में महसूस करेंगे। बट हर एक टाइम में हमें ये कहा जाता है कि एक फंड मैनेजर एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे भाव में लेने की कोशिश करता है या करती हैं। अभी कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव में मिलने लगेंगे, तो फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत एक अच्छा टाइम रहेगा। मोटे तौर पे हमने ये सवाल अभी एड्रेस नहीं किया कि आपका बाजार पर व्यू क्या है। मैंने पूछा था शुरुआत में कि क्या बाजार ऐसा ही दिखेगा, ये उठा पटक या गिरावट की तरफ ज्यादा रहेगा? क्या लगता है आपको? सी 2-3 थिंग्स। एक बाजार इन्फ्लेशनरी के और भी डिस्कशन हो जाता है, बट सिंस 40% ऑफ CPI इज फूड, मैं ये मानता हूँ लास्ट ईयर बहुत अच्छा मानसून था, तो शायद इन्फ्लेशन ये साल ठीक रहेगा। वो एक बड़ा वरी था, वो पीछे रहेगा, दैट इज आवर बिगेस्ट प्लस पॉइंट। बट रुपी पे काफ़ी चर्चा होगा ये साल। अब मैं अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर ये टाइम में डिस्कस करेंगे। इक्विटी मार्केट से ज़्यादा हम शायद रुपी और मैं फिर से बताता हूँ, हाँ, ये साल मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, अगर अगले साल यही टाइम में हम बात करें तो डिस्कशंस विल बी मोर ऑन रुपी एंड इंटरेस्ट रेट्स देन स्टॉक मार्केट। ये वो साल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के कट दिख रहे हैं, उसको लेके डेट काफ़ी वापस आया है एज एन एसेट क्लास, एंड रुपी जो एक ऑलमोस्ट एक फॉलिंग जोन में गया है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड रुपी को अभी भी RBI सपोर्ट करके एक लेवल तक रखे हैं। एक टाइम आ भी सकता है कि वो शायद सपोर्ट पीछे जाए। तो वी शुड बी ओपन टू ऑल दैट इज द पॉइंट। आई होप इट डजंट हैपन, बट मोर देन स्टॉक मार्केट दिस ईयर विल बी अबाउट रुपी एंड इंटरेस्ट रेट्स। और इंटरेस्ट रेट पर आपने कहा था कि आपको अंदाजा, आपको ऐसा लगता है कि इस साल 50 बेसिस पॉइंट हमारा हाउस व्यू है कि 2 कट्स 50 बेसिस पॉइंट्स के आएंगे। निवेशक इस कटौती का कैसे फायदा उठाएगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग FD एंड म्यूचुअल फंड्स। FD अगर 7% रेट बताया गया तो आपको 7% मिलेगा। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का उस पर कोई असर नहीं होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो इंटरेस्ट रेट घटता है तो भाव बढ़ते हैं, वो भाव जो बढ़ता है उसका NAV में असर आता है। एक जब इंटरेस्ट रेट फॉलिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में आप बॉन्ड फंड्स या डेट फंड्स डेट फंड्स में आए तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर लास्ट 1 ईयर देखें ना, लास्ट 1 ईयर अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिसर्च the average liquid fund return has been 7.1%. बॉन्ड फंड्स का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वी आर बैक टू प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ डेट फंड इन्वेस्टिंग। तो ये मौका ना छोड़ें। ओके, ऑलराइट। आपने अपने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही थी कि इंडिया इज़ अ मिड कैप स्टोरी एंड विल परपेचुअली रिमेन अ मिड कैप स्टोरी। यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो आपका स्मॉल कैप फंड अभी लॉन्च हुआ है, आपके पास मिड कैप भी है मेरे का, ये भी हमें पता है। हालांकि उसकी बात ज़्यादा मैं सुनती नहीं हूँ, मतलब जो नाम लेते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स या इन्वेस्टर्स,
तो मिड कैप फंड का नाम मेरे कान में बहुत कम पड़ता है, लार्ज एंड मिड कैप का बहुत आता है जी। लेकिन उसका कम आता है। लेकिन स्मॉल कैप पर हम आएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। मिड कैप को लेकर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं और क्यों बोलते हैं कि ये इंडिया की यही स्टोरी है? देखिए क्या होता है ना, एक कोई भी टीम में जब एक सचिन तेंदुलकर हो तो एक लिटिल लेसर नाम, वो भी टैलेंटेड होते हैं। विराट कोहली का चर्चा हुआ आफ्टर सचिन तेंदुलकर, राइट? नहीं तो उनके टैलेंट भी ठीक थी। अभी वैसे हमारा मिड कैप फंड 14,000 करोड़ का फंड है, छोटा फंड नहीं है, बट जब एक मेरे ऐसे इमर्जिंग ब्लू चिप लार्ज एंड मिड कैप जैसा सामने दिखे तो इसका चर्चा थोड़ा कम होता है, विच इज़ ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट मुझे मिड कैप इंडिया में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये टेस्टेड कंपनीज हैं, स्मॉल कैप से उभर के आ चुके हैं, और मिड कैप और लार्ज कैप में जो मार्केट कैप का गैप होता है वो अभी सफ़र करने में ये रेडी हो चुके हैं। ये क्लासिकल स्टॉक पिकर्स का जोन है, और इंडिया जैसे ग्रोथ के हिसाब से the chances of mid caps becoming larger because थोड़ा proven track record हो चुका होता है is better than smaller companies, वो अभी भी कायम है। and in the next 8-10 years the probability of wealth creation, risk adjusted wealth creation, हमेशा wealth mid cap के तरफ मेरा व्यू झुका रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। प्लस एक ऐसा एक एडवांटेज रहा है लाइफ भर, बहुत अच्छे मिड कैप मैनेजर्स के साथ काम किया हूँ तो उनसे काफ़ी सीखा हूँ, और बल्क ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो इज आल्सो मिड कैप, जिसमें हम आएंगे जी जी जी। इंटरव्यू के बाद में हम आपके पूरे पोर्टफोलियो का जायजा लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं, बट मिड कैप्स आर फार बिगर बैलेंस शीट्स देन स्मॉल कैप, दे आर रेडी फॉर ग्रोथ, और उसमें से 30-40 अच्छे स्टॉक्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। मिड कैप यूनिवर्स को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं लगती आपको? आप एकदम सही बोल रहे हैं कि 150 स्टॉक एक कुकुन जैसा बनता है, सो गुंजाइश है टू टेक सम स्मॉल कैप्स इन दैट पोर्टफोलियो। तो मोस्ट ऑफ द मिड कैप पोर्टफोलियोज में स्मॉल कैप्स रहेंगे, ऐसे आप देखिएगा। व्हाट यू से इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 150 स्टॉक से थोड़ा ज़्यादा यूनिवर्स होना मतलब चाहिए। ये सेबी को उस पर थोड़ा सोचना चाहिए ना कि जी, 100 जी। और 150 और उसके बाद बाकी जो बच्चे वो सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आ जाते हैं। I agree with यूनिवर्स को स्पेशली तब जब स्मॉल कैप स्पेस बहुत ज़्यादा बदल रहा है, जिस पर ड्रामेटिकली हम आते हैं उसके ऊपर भी। तो अगला जो हमारा सेगमेंट है जहाँ पर आपसे हम आपके मेरे एसेट म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। देखिए सर, हम ना बीवेल्दी पर हमेशा अपने व्यूअर्स को एनकरेज करते हैं कि क्वेश्चन पूछो, वन वे ज्ञान देते रहना, हमेशा उनके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बीते 1 साल में हम लोग संडे को एक लाइव सेशन करते हैं, और मैंने नोटिस किया है बीते 1 साल में कि पहले जब पोर्टफोलियो रिव्यू के क्वेश्चंस आते थे उसमें मेरे एसेट का नाम दिखता था मुझे जी। अब जब आते हैं मुझे वो नाम अब कम दिखने लगा है। जी। मैंने आपसे इस पे पहले बात की है जी। लेकिन मैं आज आपके इस चीज़ पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए स्वाति, एक ऑनेस्ट कन्फेशन, मैं भी आता हूँ बीवेल्दी देखने के लिए कि मेरा नाम आता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, क्योंकि उससे पल्स ऑफ इन्वेस्टर्स का भी पता चलता है। और ये अगर आप मेरे के बाद में थोड़ा 1 मिनट बाद आता हूँ, पहले थोड़ा एक फंड्स की पोजीशनिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आप 3 साल पहले जाएं, जो फंड्स वैल्यू कहलाते थे उनका पोर्टफोलियो अभी ग्रोथ जैसा दिख रहा है जी। और हम खुद को ग्रोथ मानते थे, हमारा पोर्टफोलियो कुछ वैल्यू की तरफ झुका हुआ। एक बाजार ना पूरा अपसाइड डाउन हो गया, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पॉकेट्स चले, पूरा बाजार नहीं चला। तो म्यूचुअल फंड हमारे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो फंड्स रिटर्न दिए हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिव शेयर, गलत या सही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। जो एक्टिव शेयर ज़्यादा लिए हैं या शायद कोई सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स में ओवर एलोकेट किए हैं, उनका रिटर्न बहुत ही बेहतरीन रहा है। वो उनका स्टाइल है। हमारा स्टाइल इज डाइवर्सिफिकेशन। हमारा मानना है कि म्यूचुअल फंड में जब आप एक्टिव शेयर बढ़ाते हो तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ज़्यादातर पीएमएस और एआईएफ के तरफ जाता है। वो गलत और राइट मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ, जो हमारा राय है वो मैं बता रहा हूँ। तो हम स्टॉक में ज़्यादातर 3, 4, 5% हो जाता है, तो हमारे हिसाब से वो स्टॉक ओवर एलोकेटेड ऑलरेडी है। कोई सेक्टर में ओनली ओवरवेट कभी हम जाते हैं ऑन इंडेक्स
1-2% ओवरवेट बहुत बड़ा होता है हमारे लिए, राइट? बिकॉज द एसेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफिकेशन। और ये मानते हैं कि 40-50 अच्छे स्टोरीज लें तो 3-4% में आप एक रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो दे सकते हैं। वो लास्ट 3 साल से चले नहीं है, ये ट्रुथ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये डाइवर्सिफिकेशन छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये हमारा भी सच्चाई है, अच्छा, because we want to be true to what we have said in our offer document, as Okay. simple as that. अब जब हम निवेश करते हैं तो शुरुआत में सोचते हैं कि ये रिटर्न जनरेशन की जर्नी है। धीरे धीरे जब हम मैच्योर करते हैं तो पता चलता है कि ये रिस्क मिटिगेशन की जर्नी है। जितना आपका पोर्टफोलियो आपके रिस्क के करीब हो उतना आप कंफर्टेबल हो निवेश के तरफ। तो अगर मैं आपको अदर साइड बताऊं तो हमारे निवेशक, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, छोड़े नहीं है। ओके, राइट, ग्रोथ देखें, ग्रोथ ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ पोर्टफोलियो में काम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी पोजीशंस चेंज हुए हैं, बट वो डाइवर्सिफिकेशन के दायरे में लास्ट 3 महीने में या लास्ट 15 दिन में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। कल शाम को मैं देख रहा था वैल्यू रिसर्च, 1 year industry average of large cap was 10%, 1 year industry average of small cap is 12%. 15-17% रिटर्न ऐसे निकल गया है इन द लास्ट 15 years। तो यहाँ से जब मैं BWLD चैनल एवरी संडे वापस आऊँगा, आई वुड लाइक टू सी द क्वेश्चंस इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई बुरा नहीं। यस, लास्ट 3 years हमारे परफॉर्मेंस कंपेयर टू अ लॉट ऑफ फंड्स ठीक नहीं रहे हैं, बट रिस्क एडजस्टेड पोजीशन के हिसाब से वी आर स्टिल एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज। और इसी से 2 सवाल आपने जवाब हालांकि दे दिया, लेकिन क्योंकि सवाल उन्होंने भेजा है तो बता दें कि 2 लोगों ने पूछा है कि प्लीज़ आस्क अबाउट द लो परफॉर्मेंस ऑफ फ्लैगशिप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ द फंड हाउस, और दूसरे ने सवाल पूछा कि प्लीज़ आस्क हिम व्हाई मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स आर हेविली अंडर परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 3 years नाउ। हाँ, कि पूरे फंड के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते। आपके एक फंड ने अभी वैल्यू रिसर्च की आपने बात की है, तो उन्हीं के लिस्ट में वो सबसे ऊपर नंबर पर है जिसका रिटर्न सबसे बेहतर रहा है। मतलब आप रिटर्न के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन वो नाम की जिसने कल्पना भी शायद नहीं की थी कि वो टॉप पे रहेगा, वो अभी टॉप पर दिख रहा है। इतना एनालिसिस हुआ लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। एंड ऑफ द ईयर दैट वाज नंबर 1 फंड। या हम फैंग फंड की बात कर रहे हैं, फैंग प्लस की। बट शायद आज उसका एनएवी अलग हो जाएगा आफ्टर चेंजेस इन दैट मार्केट। ओके, अच्छा, मेरे ने हाल ही में स्मॉल कैप फंड भी एक लॉन्च किया है। इस पर हमारे एक सब्सक्राइबर इंद्रजीत शर्मा जी ने पूछा है, जो शायद आपको बहुत क्लोजली मेरी तरह आपको स्टॉक करते हैं शायद, वो कि अर्लियर मोहंती सर ओपनली सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च द स्मॉल कैप स्कीम, और मुझे ये बात मुझे भी याद है जी, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्मॉल कैप जी, बट रिसेंटली द फंड हाउस लॉन्च्ड अ स्मॉल कैप फंड। नाउ द फंड हाउस इज, ये सरकाज़म वाला लाइन था, now the fund house is capable of managing the scheme or what करके। no, right question, nothing I wrong. want to know how the fund house manages the scheme, what would be the style, growth or value। देखिए, लाइफ जब हम ये मार्केट से जुड़े होते हैं ना, एक होता है लर्निंग, एक होता है अनलर्निंग। जब हम 2016 में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को लमसम के लिए बंद किए थे, वो 2600 करोड़ का फंड था, एंड तब हमें मिड कैप स्पेस में नए स्टॉक्स नहीं मिलते थे। ये 2016 की बात है जी। जब 2016 में हम मिड कैप बंद किए थे। मिड कैप इन्वेस्टिंग इन इंडिया वाज कंसिडर्ड रिस्की। इन 2024 40% ऑफ फ्लोज आर गोइंग टू स्मॉल कैप्स। ओके, जब रिटर्न दिखते हैं तो लोग निवेश करते हैं। अब जब 17% गया है 3 वीक में या 4 वीक में, आई वुड लाइक टू सी द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन मैनी पीपल। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बट द अनलर्निंग जो होता है, एंड व्हेन यू लुक एट डेटा पॉइंट्स इन इंडिया बिटवीन 2016 एंड 2024, इट्स अ चेंज्ड मार्केट। पहले हमारा जो था अबाउट स्मॉलर कंपनीज की इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस छोटे होते हैं, ये ज़्यादातर लिक्विड स्टॉक्स नहीं देते हैं क्योंकि ओनर अपना स्टॉक खुद के पास रखता था, एंड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। बट इन द लास्ट 3 years, India today is the largest public issuance market of the world. एंड अगर आप पब्लिक इशुएंस देखें, ज़्यादातर पब्लिक इशुएंस मिड एंड स्मॉल में आए हैं। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच हैव कम अबाउट विच आर completely owned in small cap is a breath of fresh air, right?
तो right now 3 things have happened. One, number of stocks have increased dramatically. Market cap increase has been something which I had not thought would happen. 2019 का smallest large cap is the smallest mid cap today. The smallest mid cap of 2019 is the smallest small cap today. Market cap expansion हुआ है, नए नंबर ऑफ कंपनीज आए हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट काफ़ी बड़ी है. रिसर्च ऑफ सेल साइड ऑन स्मॉल कैप्स हैव इंक्रीज. तो हम जो रिसर्च लेते हैं बाजार से वो भी काफ़ी एक्सपैंड किया है. बट मेरा राय था ऑन द कैपेबिलिटी, और ये बेंगलोर में ही एक बार इंटरव्यू हुआ था, एंड somebody had said कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो. मैंने यही कहा था कि अब हमारे पोर्टफोलियो ही देखे, पोर्टफोलियो इज मोस्टली लार्ज एंड मिड. Right? For managing small cap, you need differentiated talent. So we had to acquire talent. Okay. Right now we have Mr. Varun Goyal who joined us recently. He is a small cap manager. उनके साथ 3-4 एनालिस्ट जुड़े हैं, और हमारा जो कवरेज है वो स्मॉल कैप बढ़ा है. लेकिन लॉन्च करने का तो बहुत आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है. आप कोई भी हमारे फंड देखें, बिटवीन NFO एंड टुडे AUMs have only grown. हम एक NFO को एसेट गैदरिंग की तरह नहीं मानते. हम इसको बिगिनिंग ऑफ द जर्नी देखते हैं, क्योंकि हमने कैपेबिलिटी बढ़ाई है, अंडरलाइंग मार्केट चेंज हुआ है, और अब हम सोचते हैं कि एक हम मैनेज कर सकते हैं, इसलिए तो हम लाए. और ये भी चीज़ देखिए, नोटिस करने वाली बात है इंद्रजीत जी, जब स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी तेज़ी थी जिस वक्त, उसी वक्त नॉर्मली लोग लेकर आते हैं एसेट गैदरिंग के लिए. जब आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते, मुझे पता है. मैं बिल्कुल कमेंट कर सकता हूँ इंडस्ट्री की आप दूसरे फंड हाउस, लेकिन ये एक प्रैक्टिस होती है कि जो सेक्टर या जो कैप एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका होता है, वहाँ पर आप देखेंगे नए नए प्लेयर्स आ जाते हैं. जी. आप लोगों ने जो वक्त चुना है लॉन्च का, उस वक्त तक ऑलरेडी वहाँ पे गिरावट दिखनी शुरू हो गई थी कैप में. ऑल आर लॉन्चेस मार्केट के विपरीत चलते हैं हम. तो सब लोग बोलते हैं अब क्यों लाए हो. हाँ, अब क्यों लाए हो. जब ये 8-10 साल का एनएवी हिस्ट्री बनता है ना, जी जी, तभी. या आपने एक जगह कहीं कहा लिखा था, इंटरव्यू में कहा है कि पहले एक लो रिस्क प्रोफाइल वाले निवेशक के लिए 70 और 30 का रेशियो चलता था. 70% लार्ज कैप और 30% मिड एंड स्मॉल कैप. अब वो बदल रहा है और अब उसमें मिड और स्मॉल कैप का हिस्सा बढ़ रहा है. तो ये क्या बढ़ना जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है? 100% नीड ऑफ द आवर है. और ये भी लो रिस्क प्रोफाइल लर्निंग हुई है. देखिए, बाजार आप निवेश करते हैं ना, मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कैच द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट. ड्यू टू द पब्लिक इशुएंसेस मोर इन द मिड एंड स्मॉल सेगमेंट, ऐसे कुछ अच्छे ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ मिड एंड स्मॉल में है. टेक्सटाइल्स आप लेना चाहें, और टेक्सटाइल की ग्रोथ आपको पता है, सबको पहनना है, वो सिर्फ स्मॉल कैप है. हॉस्पिटल्स लेंगे तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स स्मॉल हैं. अब हॉस्पिटल्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप खुद देख लें. नाउ IT हार्डवेयर इज मोस्टली स्मॉल कैप. विदाउट अ फोन आप कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट. म्यूचुअल फंड्स ही देख लें, सारे स्मॉल कैप्स हैं, राइट. तो out of the 127 basic industries as per AMFI classification on Nifty 500, 97 are covered in small caps. जी. 47 are covered in large caps. So that is now forcing you to increase your width. The good part is, जो हम हमेशा बोलते थे कि ये सब सेगमेंट्स में लिक्विडिटी की इशू है. जी जी. बट प्रोमोटर्स आजकल भी अपना होल्डिंग ज़्यादातर बाजार में ऑफलोड कर रहे हैं. उसका बेनिफिट जो होता है वो भी उनके बारे में वो जानने लगे हैं. तो इट इज़ एज अ स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट बिटवीन बिफोर कोविड एंड नाउ ना, दो अलग मार्केट हो गए हैं. प्लस एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना सॉलिड बन चुका है कि धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग टू मिड एंड स्मॉल. फिर उनको भी ये सब इंडस्ट्रीज होल्ड करनी है. तो जो 70-30 पहले था, उसको बीच में हम लोग 60-40 किए. आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 years ये 50-50 हो जाएगा. आपके रिस्क के हिसाब से मल्टी कैप फंड की तरह चलेगा अब लोगों का पोर्टफोलियो. 50% लार्ज एंड 25 मैंडेटरी, आप दोनों में लेके अब रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो 25 होगा या कुछ होगा, वो अब बेशक एक्सपर्ट एडवाइस लेके करें. जी जी. बट धीरे धीरे ऑन कैचिंग द ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट आपको शायद उधर जाना पड़ेगा. एक सब्सक्राइबर जी ने सवाल किया कि मोहंती सर, SWP के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनेंगे?
SWP आजकल एकदम फ्लेवर में आ गया है और अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में बहुत सारे सवाल बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी भी इस पे राय बटी हुई रहती है कि भाई डेट फंड की तरफ जाएं या हाइब्रिड की तरफ। नहीं, मेरे हिसाब से पहले तो फंड को ग्रो करने दें। मैं खुद का एक्यूमुलेशन के बाद मान लीजिए जब एक्यूमुलेट हो चुका है अब उनको SWP करनी है तो SWP आप किस में करेंगे जब मैं इक्विटी से ही करूंगा। प्योर इक्विटी? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मेरा इतना ग्रोथ हो चुका है कि वो डिप्लीट नहीं कर सकता है। बाजार 100% भी टूटेगा तो मेरा कुछ, बट दैट इज द थिंग। आप पहले चालू करेंगे तो बट रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चयन किया जाता है, SW के लिए नहीं चयन किया जाता है। मेरा रिस्क प्रोफाइल इक्विटी का है। जैसे पहले पोस्ट कोविड सब लोग इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते थे, अब मेरा इक्विटी एप्रिसिएशन इतना है कि वहीं से ही निकाल लूंगा मैं, राइट? नाउ इफ यू आर अ लो रिस्क प्रोफाइल देन गो फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड्स आर मोर सूटेड बिकॉज डाउन साइड कम होते हैं। बट हाइब्रिड में भी अगर आप पोर्टफोलियो देखें, आप हाइब्रिड लें और वो पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल भरा हो तो इट डिफिट्स द पर्पस। सो ये एक ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको एक डेफिनेट रिटर्न चाहिए, पहले तो आप डिसाइड करें आपको कितना रिटर्न चाहिए पर मंथ, कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, उस पे आपका फंड निर्भर करेगा। ज़्यादातर लोग फंड चूज करते नहीं, पहले आप अपना गोल सेट करें कि मुझे महीने में 20,000 रुपया चाहिए, मैंने साल का 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख डेफिनेटली चाहिए। तो उस हिसाब से अगर अप्रिसिएशन हो तो शायद वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं हो तो आपको इतना दिन का अप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद आप निकाल सकते हैं, फिर कैटेगरी आएगा। ओके, थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। 2024 में पता नहीं ये नंबर कितनी सही, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स दिखते हैं। 239 NFOs की बात हो रही है, क्या है, और उसमें से बहुत सारे थीमेटिक और सेक्टोरल। NFO और थीमेटिक सेक्टोरल फंड पर, ये तीनों चीज़ों पर आपकी राय, और निवेशकों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, खासकर थीमेटिक में, क्योंकि बाकी फंड हाउसेस बाकी कैटेगरी में तो नए फंड्स लॉन्च कर नहीं सकते, वहाँ फिक्स है कि एक में एक ही आना है, बचते यही हैं, और एक साथ में अब फैक्टर इन्वेस्टिंग भी इसी में ले लेते हैं, इसी दोनों को ले लेते हैं। जी ओके। तो आपके पास थीमेटिक है और सेक्टोरल है, और साथ में पैसिव में भी, पैसिव ही मान के चले फैक्टर इन्वेस्टिंग को, नहीं है हमारे पास सेक्टर्स आपके पास, मतलब जनरल बाजार में, बाजार की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे हम, इंडस्ट्री की। और अब वहाँ पर आपको वैल्यू, मोमेंटम, वोलेटिलिटी और पता नहीं और 10 तरह के मिक्स कपल ऑफ फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर वाले, तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि निवेशक, मतलब अब पहले साथ था कि लार्ज, मिड और स्मॉल में ही आपको चुनना फंड हाउसेस में से किससे, वही एक दिक्कत होती थी। अब तो भाई चॉइसेस की भरमार हो गई है जी, कैसे होने भी चाहिए, नहीं क्योंकि नहीं, देखिए आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट एक बेसिक इंडियन की फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा रही है कि और दिखाओ। तो आप कह रही जो NFO आ रहे हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर की वजह से ही आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, चॉइस होने चाहिए। क्या उनको वाकई ज़रूरत है इतने कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पोर्टफोलियो बन के आ रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, लेकिन क्या हर थीम पे, मतलब थीम तो आदमी ऐसे बनाए जा रहे हैं, मतलब हम उस पर क्या ही कहें, लेकिन क्या उतनी थीम्स और की ज़रूरत है क्या किसी भी निवेशक को? अगर आप अभी बाजार देखें, ये फर्स्ट टाइम बाजार हुआ है जब 3 जनरेशंस एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। मेरे फादर, मैं और मेरा बेटा। मेरा बेटा 26 साल का है, लेकिन 3 जनरेशन कभी निवेश नहीं करते थे। That's right. आप चेक करें, टिपिकली 2 जनरेशंस निवेश करते थे। और मेरे फादर और मेरे में रिस्क प्रोफाइल थोड़ा बहुत इक्वल रहा है। थोड़ा मैं शायद ज़्यादा हूँ उनसे, बट कोर वैल्यूज सेम रहे हैं, क्योंकि बोथ हैव सीन इनसिक्योरिटीज इन लाइफ। जी। ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, वो बहुत ही अलग जनरेशन आ रहा है। मेरे हिसाब से वो जनरेशन फ्लेक्सी कैप में निवेश करेगा ही नहीं। ओके, राइट, टू रिटेन देम हमें वैसे ही प्रोडक्ट, उनका रिस्क प्रोफाइल ही अलग है। बाजार में रिस्कियर प्रोडक्ट्स आएंगे, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका क्वेश्चन एकदम सटीक है। जो फंड हम ग्रो कर सकते हैं वही लाना चाहिए, राइट? सपोज हमारा कंजम्पशन फंड 14 साल पहले आया था। जब कंजम्पशन हम लॉन्च किए थे तो शायद प्रैक्टिकली FMCG था। जब हम हेल्थ केयर लॉन्च किए थे 4-5 साल पहले, वो प्रैक्टिकली फार्मा ही था। और आज के डेट में कंजम्पशन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अपने आप में। जब मेरा क्लासिक एग्जांपल ये रहा है, जब मैं करियर चालू किया था, हमारे फैक्ट शीट्स
में लिखे थे बैंक्स, फिर लिखा गया बैंक्स एनबीएफसी, फिर बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल्स, नाउ बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल्स फिनटेक, नाउ इट विल बी बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल फिनटेक एआई। एक कहने का ये मतलब है एक थीम ग्रो करता है। तो ऐसा सपोज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अभी तो शुरुआत है, जी, राइट, बट सेक्टर्स आर रिस्की। या सेक्टर्स चयन करने में मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ओके, बट एक अच्छा थीम में आप बैठेंगे ना, आप कोई भी कंजम्पशन फंड उठा के ले लें, कोई भी हेल्थ केयर फंड उठा के ले लें, यहाँ से 5 साल भी, 10 साल, 15 साल भी लग रहा है हमें। ओके, अभी तो नया बन रहा है, थोड़ा ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। आप यू आर अ फिटनेस पर्सन आप ऐसा नहीं कि वो बाटा वाला पुराना वाइट वाला शू लेके जाएंगे जिम में, आपका जिम नहीं हो सकता है। करेक्ट, आपको एक अटायर चाहिए, राइट। कोई साइकिल लेके जाएगा, वो काला वाला साइकिल में आपका फिटनेस नहीं होता, वो एक डिफरेंट साइकिल चाहिए, राइट। तो गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। बदलाव कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। ओके, अच्छा, इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्टिव पैसिव की लड़ाई अब पीछे रह गई है, इनफैक्ट अब एक्टिव और फैक्टर इन्वेस्टिंग की लड़ाई शुरू हो जाएगी, या बहस कह लें उसके ऊपर। टू मेनी फैक्टर और बीटा फंड जिसको हम कहते हैं, वो भी आ रहे हैं बाजार में, उस पर आपकी राय? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी आप सोच रहे थे कि एक्टिव वर्सेस पैसिव डिस्कशन है, तभी ये पब्लिक इश्यूएंसेस आ गए, जी, बाजार ही खुल गया। जी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल फॉर फंड मैनेजर्स, आई फंडामेंटली थिंक एक्टिव इज अलाइव एंड किकिंग। बट एक होता है एक सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंड मैनेजर, एक होता है रूल बेस्ड इन्वेस्टर। ओके, दोनों के मेरिट्स हैं। अगर एक फैक्टर कहता है कि एक डिफाइन करता है, सपोज इतना लिक्विडिटी रहेगा स्टॉक में तो ये पोर्टफोलियो में आएगा, तो उतने में ही आएगा। जिस दिन वो थोड़ा नीचे गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, वो कट जाएगा। जी, जी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रूल इज प्रैक्टिस्ड, उसका पावर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम एक इन्वेस्टमेंट एक साइंस होता है, उसके साथ थोड़ा आर्ट भी ऐड होता है। जो आर्ट विच अ फंड मैनेजर गेट्स, विच इज सब्जेक्टिविटी, उसका भी एक अहम इम्पोर्टेंस रहा है। तो दोनों के अपने पोजीशन है, दैट्स द ब्यूटी। इन्वेस्टर के पास चॉइस जा रहा है। गॉट इट। What the investor chooses according to the right ownership of the portfolio is more important. Products are not important. या बस मैं ये सोच रही हूँ कि इतने सारे ऑप्शन है, जब आपके पास फैक्टर बीटा फंड्स में भी है, तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि नई जनरेशन है वो रिस्क लेना चाहती है, तो प्रोबेबली नई जनरेशन वाले जो लोग होंगे वो सिर्फ शायद फैक्टर से ही बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएं। Yeah, why not? या Why not? उनका पोर्टफोलियो है। करेक्ट, Choice should be with the investor. Finally, it is the investor's business. सर एनएफओ पे सब हमेशा ही सुनते हैं लोग कि कहते हैं कि भाई एनएफओ पे मत निवेश करो। मैं भी मानता हूँ। तो आप फिर पैसे कैसे मतलब जुटाएंगे अपने एनएफओ के लिए, अगर ओके, आप जो मानते हैं फंड तो? जो बात हो रही थी, which is not performed well, the large and mid cap, 2010 में 23 करोड़ का एनएफओ था, क्योंकि बाजार पिट चुका था, किसी ने पैसा नहीं दिया था। विद ट्रैक रिकॉर्ड इज अ 39,000 करोड़ फंड। तो अगर देखिए उस वक्त लोग जुड़ जाते, एनएफओ ही था ना वो भी, तो ऐसा नहीं था कि उसके पहले लार्ज एंड मिड कैप नहीं थे बाजार में। सिंस इंसेप्शन कैगर 20%। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अभी आपने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि मत डालो एनएफओ में पैसे, नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ एक बार पोर्टफोलियो आ जाए, अच्छा, उसको एनएफओ माने, राइट। ओके, क्योंकि 10 रुपया बिकता है तो हम भी बेच देते हैं, बट मेरे हिसाब से बिकॉज एक्टिव फंड है, पैसिव में नहीं, आपको पोर्टफोलियो डे 1 से पता पता, है, right. सो दैट्स अ सेपरेट एनएफओ। एक्टिव में अब बेशक पोर्टफोलियो देखें, एक फंड मैनेजर का व्यू लें, तब से शायद निवेश इज बेटर अकॉर्डिंग टू मी।